हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। तो आपकी इसी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जहां हम लोग कर रहे हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट, जहां रोज़ हम सामान्य हिंदी और जीएस की प्रैक्टिस करते हैं। 40-40 क्वेश्चंस दोनों सेक्शन के। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास में सामान्य हिंदी के सेक्शन से पहला क्वेश्चन है, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कच्चायन, जो सर्वप्रथम व्याकरण हैं पाली भाषा के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, आर्मीनी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, निवट्टा इनमें से किसकी उपबोली है। तो ये है बघेली की उपबोली। अगला क्वेश्चन है, संत सिंगा की भाषा क्या थी। तो संत सिंगा की भाषा निमाड़ी थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है। तो बनाफरी जो है वो बुंदेली की उपबोली है, और बुंदेली ऑप्शंस में दी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 6, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। 25 है, 29 है, 33 है, 31 है। तो इसकी भाषा 33 संख्या है वर्णों की। और अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है। तो इसका ऑप्शन है गारसा दत्तासी, जिन्होंने इतिहासकार इन्होंने कवियों का क्रम जो है वर्णानुक्रम से रखा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। अही है, गोकर्ण है, अभोग है या उपर्युक्त सभी हैं। तो सांप के पर्यायवाची ये तीनों ही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 9, इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है। तो स्वाधीनता का पर्यायवाची स्वतंत्रता होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो दीपक है, दिठी है, तैल है, तिलक है। तो तत्सम जो है हमारा वो दिठी है, जिसका तद्भव शब्द जो है दृष्टि होता है। फ्रेंड्स, इस दीठी शब्द को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव हो सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11, इनमें से अपील शब्द क्या है। अपील मतलब देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है। तो ये जो है अपील हमारा एक विदेशज शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम, निंदा, समीक्षा, आलोचना या समालोचन। तो स्थिति का विलोम निंदा होता है, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है। तो हिंसा का विलोम अहिंसा, क्रांति, अशांति या प्रतिकांति। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए हिंसा का विलोम अहिंसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी है। कसरत कारखाना है, व्यायाम है, साधारण है, निरापद है। तो ये शब्द तो आप डेली मॉर्निंग में यूज़ करते होंगे, व्यायाम। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पहुँचा ना जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। जहाँ पहुँचा ना जा सके, तो इसको कहते हैं अगम्य, यानी जहाँ जाया ना जा सके। अगला क्वेश्चन है 16, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वहाँ केवल दो लोग ही थे, दो लोग केवल वहाँ थे, वहाँ केवल दो लोग थे या केवल वहाँ दो लोग थे।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी, वहाँ केवल 2 लोग थे। अगला क्वेश्चन है 17, इनमें से कागज़ का बहुवचन क्या होगा? तो कागज़ का जो बहुवचन होता है वो कागज़ात होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18, परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। परसर्ग उन शब्दों को बोलते हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जैसे मोहन ने सोहन को, मोहन और सोहन के बीच में ने संबंध जोड़ दिया, तो ये इस तरह के वर्ड जो है वो परसर्ग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 19, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो यानी गरीबों को दान देने की बात जहाँ आती है वहाँ एक संप्रदान होता है, अपादान होता है, लेकिन जहाँ किसी को कोई चीज़ हमेशा के लिए दे दी जाती है वहाँ संप्रदान होता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दान संप्रदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन है 20, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक मतलब एक, जिसके जैसा कोई और नहीं है। हिमालय नाम है, व्यक्तिवाचक है। गंगा नाम है, राम नाम है, लेकिन पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा क्योंकि पहाड़ के जैसे और पहाड़ भी होते हैं। अगला 21, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है यानी जो किसी के गुण को बताता है? सूखा, गरीब, पीला सा या उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी गुणवाचक विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन है 22, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक यानी जिस क्रिया को कर्म की ज़रूरत पड़ती है। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, मोहन खाता है, सोहन केला खाता है। तो सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं जो शॉर्टकट है और ज़्यादातर जगह अप्लाई हो जाता है, और वो शॉर्टकट ये है कि आप क्रिया से पहले, वाक्य में क्रिया से पहले क्या लगा के देख सकते हैं। जैसे सोहन केला खाता है, तीसरा वाक्य है, जिसमें अगर हम क्रिया से पहले यानी खाता से पहले क्या लगा लें तो हमें हमारे जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, सोहन क्या खाता है। ठीक है, अगर हम क्रिया से पहले क्या लगाएं तो हम अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोहन क्या खाता है। तो यहाँ जवाब मिल रहा है केला खाता है। तो जब हमारे सवाल का जवाब मिलता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, इसमें सकर्मक क्रिया है। इसके बाद में मैंने आम खाया वाक्य में वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है? मतलब मैंने आम खाया ये जो वाक्य है ये किस काल का है, कौन से काल का है? मैंने आम खाया है तो अपूर्ण भूतकाल, मतलब काम तो पूरा हो गया तो अपूर्ण तो आ ही नहीं सकता। आसन्न भूत यानी अभी अभी, मतलब टाइम निश्चित नहीं है। और संदिग्ध भूत ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें संदेह होता है। सामान्य भूत भी नहीं है क्योंकि सामान्य भूत होता तो था है थी है होता है की जगह। तो इसको हम आसन्न भूत में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आसन्न भूत का मतलब होता है वह काम जो अभी अभी किया हो हमने, मतलब उसका समय पक्का नहीं है लेकिन हाँ अभी अभी जस्ट फिनिश किया है। जो काम अभी अभी बिल्कुल ख़त्म किया है उसे आसन्न भूत में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? इसको कर्मवाच्य में बदलना है हमें। मुख्यमंत्री ने घोषित किया, मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, या मुख्यमंत्री ने घोषणा कही। तो इसमें जहाँ द्वारा ये जो शब्द आ रहा है द्वारा, यही हमारे कर्मवाच्य की पहचान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? स्थिति जो स्थिति को बताता हो।
तो जैसे यहाँ वहाँ ये जगह को दर्शा रहे हैं, बाहर भीतर ये स्थिति को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है वेदना में कौन सा प्रत्यय है? वेदना, तो वेदना में अना प्रत्यय होगा, क्योंकि वेद इसका मूल शब्द है और अना इसका प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यव होता है। तीसरी है तत्पुरुष समास के अंतिम पद गौण होता है या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है और पूर्व पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह इसमें ए वाला है, ठीक है। और ये है जब कोई पद का लोप हो जाता है, इसको बोलते हैं जहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो चिराग तले अंधेरा 4 ऑप्शन है, दूसरों को प्रकाशित करने वाला, आत्म प्रकाशन, अपनी बुराई ना देखना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, जिसे अपनी बुराई नहीं दिखती उस पे ये लोकोक्ति फिट होती है। अगला है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30, करुण रस के देवता इनमें से कौन हैं? तो करुण रस के देवता यम हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है इनमें से कवित्त छंद का भेद कौन सा नहीं है? कवित्त छंद, तो ये है मतंगयंद, मतंगयंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, बसंत तिलिका का दूसरा नाम क्या है? तो बसंत तिलिका का सिंहोन्नता दूसरा नाम होता है। अगला है पैराग्राफ आपका, तो चलिए पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ज़िंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हें के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। दोस्तों ये पैराग्राफ एक बार मैं पहले भी करवा चुका हूँ आप लोगों को, और ये दोबारा रिपीट होके आया है, तो इसलिए मैंने दोबारा भी ले ही लिया ताकि आपको पता चले इम्पोर्टेंस। ये पैराग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो इस पैराग्राफ से रिलेटेड है वो है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ज़िंदगी के असली मज़े किन के लिए हैं? जो शहर में रहते हैं, जो पैसे वाले हैं, जो आराम से रहते हैं, या जो परिश्रम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये पैराग्राफ देख के समझ आता है आराम से। उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? भाग्य के, जीवन के, प्रकृति के, श्रम के? तो जाहिर सी बात है परिश्रम पे ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वाक्य से क्या अभिप्राय है? बीमार होना, धूप सेंकना, रेगिस्तान में रहना है, कड़ा परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 36, असो न मन्यते कस्माद् नुष्मन लंकृति पंक्ति किस लेखक की है? तो ये पंक्ति जो है वो आपकी जयदेव की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, निराला को, रामधारी सिंह
दिनकर को या नागा अर्जुन को? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है 39, सेकंड लास्ट। इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं हैं? इला चंद्र जोशी हैं, प्रेमचंद हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो उपन्यासकार नहीं हैं। और आज के इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल को जिस उपन्यास के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए वह उपन्यास कौन सा है? तो श्रीलाल शुक्ल जी को राग दरबारी उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आज का हमारा जो हिंदी वाला सेशन था उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। और आगे जो अगला सेशन है वो है हमारा जीएस का, जिसमें मूल विधि, संविधान और बाकी जो स्टैटिक जीके वगैरह है इन सब के पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मूल विधि क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो अब से पहले हमारा बीएनएस नहीं था, जो इसी साल से लागू हुआ है, मतलब 24 से लागू हुआ है। तो और 24 से कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो इस वजह से इस सेट में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आईपीसी से हैं। क्योंकि अब से पहले जो इससे पहले पेपर हुआ था 21 वाला, उसमें आईपीसी ही आई थी और 2024 से बीएनएस आ गया है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आईपीसी से हैं और यही धाराएं बीएनएस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इन धाराओं को बीएनएस के हिसाब से भी देखें और आईपीसी के हिसाब से भी देखें, क्योंकि हो सकता है वो हमें कंपैरेटिव स्टडी करने पे मजबूर करे, मतलब कंपैरेटिव स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दे। आईपीसी की धारा भी पूछ ले और वही बीएनएस में कौन सी धारा है ये पूछ सकता है कि पहले आईपीसी की इस धारा में जो चीज़ थी वो बीएनएस की कौन सी धारा में है। जैसे चोरी है, चोरी आईपीसी की कौन सी धारा में थी और उसी के हिसाब से अब बीएनएस में चोरी कौन सी धारा में है, इस तरह से पूछ सकता है वो। तो थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें इसके लिए। चलिए, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो आपको आईपीसी के हिसाब से ही बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, आईपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है? पीड़ित मुआवजा योजना, तो आईपीसी की ये धारा थी धारा 357A। और अगला क्वेश्चन है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में संशोधन किया गया। कब किया गया उसका संशोधन? तो इसका संशोधन किया गया है 2019 में। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण इस अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं को PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहले भी आपको बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में जनहित याचिका के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं को PIL के रूप में माना जाता है, दाखिल किया जाएगा, माना नहीं जाता है, दाखिल किया जा सकता है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, माना नहीं जाता है। चौथा क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है। बी है, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र अनिवार्य हैं। सी है, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला नहीं माना जाता।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, और ऑप्शन ए है आपका, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट की बात कर रहे हैं, इसकी धारा जो 66A है, इसको स्पष्ट होने के लिए मामले में असंवैधानिक करार दिया गया था। कौन से मामले में 66A को असंवैधानिक करार दिया गया था? तो ये मामला था श्रेया संगल बनाम भारत संघ, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80D के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आता है? चिकित्सा बीमा प्रीमियम आता है, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति आती है, विकलांग आश्रित या चिकित्सक उपचार, उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान। तो इसमें जो है चिकित्सा बीमा प्रीमियम आता है धारा 80D में। अगला है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध है? बिना पास या टिकट के यात्रा करने पे, तो ये है धारा 124, जिसमें टिकट के बारे में कहा गया है। इसके बाद है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अनिवार्य है, या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, या पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980। यहाँ पशु कल्याण बोर्ड की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है पशु क्रूरता अधिनियम, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 ही है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने विधि शासन, कानून का शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो ये थे एवी डायसी, जिन्होंने कानून का शासन अवधारणा को प्रतिपादित किया था, एवी डायसी ने। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य के पद पर चुने गए यानी राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष बाहर हो जाते हैं, मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का समेकित कोष गठित किया गया था? समेकित कोष मतलब संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड्स। संचित निधि जो है भारत की, वो किस अनुच्छेद के तहत गठित की जाती है? तो वो की जाती है अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। संचित निधि का आर्टिकल 266 डायरेक्टली पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है 12, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? भारत के प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, या गृह मंत्री के पास? तो इसके गठन की शक्ति संसद के पास है। अगला है क्वेश्चन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यकाल क्या होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये होता है आपका 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की उम्र तक। अगर 65 वर्ष उसके 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो जाती है तो वो रिटायर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 15, भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? संघ सूची में यानी जब संघ सूची बनी थी उस वक्त मूल रूप से कितने विषय थे? तो संघ सूची में उस वक्त 97 सब्जेक्ट्स थे। मूल रूप से। और क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में राजस्व उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण की विषय वस्तु है, तो वो है राज्य सूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मद रखे गए हैं? 11वीं अनुसूची, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 29। 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतों के 29 विषय। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से प्रतिबंधित प्रावधान हैं? तो ये हैं 12वीं अनुसूची, क्योंकि 11वीं और 12वीं एक ही साथ जोड़ी गई थी। 11वीं है ग्राम पंचायतों से और 12वीं है नगर पालिकाओं से संबंधित। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? इसका शॉर्टकट है स्पा। एस फॉर समाजवादी, पी फॉर पंथनिरपेक्ष या फिर जिसे धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं, और ए फॉर अखंडता। स्पा, SPA। एस फॉर समाजवादी, पी फॉर पंथनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, और ए फॉर अखंडता। शॉर्टकट है याद करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया था? तो ये था हमारा 86वां संविधान संशोधन। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधीक्षण के तहत कार्य करता है। कौन कार्य करता है? तो क्रमिक मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का, माइक्रो प्रोसेसर का, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी तो बहुत बाद में आई है, वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1919 खिलाफत समिति कहाँ बनाई गई थी? तो खिलाफत समिति हमारी जो थी वो बम्बई में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक परिहद धमनी रोग का खतरा बढ़ाता है? तो ये है तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी अपवृद्धि यानी संरचना भी कह सकते हैं आप इसको, उंगलियों जैसी जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रथम आंतररस, प्रथम आमाशय, बिली या पियर्स कैनाल? तो इसको हम बिली कहते हैं, जो उंगलियों जैसी संरचना होती है, जो एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो रात्रि को हिंदी में निशा कहते हैं, और चर मतलब रात में चरने वाले। अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ये की जाती है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 28, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? तो ये है 1813, जहां उसका एकाधिकार खत्म हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का।
1813 के चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार पे एकाधिकार था वो समाप्त किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, भारत की स्वतंत्रता के बाद जनजातीय भूमि के संरक्षण के अभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार थे? तो ऋणग्रस्तता और गरीबी के कारण साहूकारों के पास भूमि गिरवी रखना, सिंचाई बांध और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जनजातीय भूमि का अधिग्रहण, या गरीब आदिवासियों द्वारा की गई भूमि की बिक्री। कौन सी चीज़ जो थी इसके लिए जिम्मेदार थी? तो वो हैं ए और बी दोनों ही, क्योंकि सिंचाई के भी साधन उस वक्त नहीं थे और ऋण इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से साहूकारों को भूमि गिरवी रखनी पड़ी। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 है केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है? पावाकुत है, गुम्बेट्टा है, कुंधेई है, या यमपुरी है? तो ये है पावाकुथु। अगला है गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP की बात कर रहा है, किसके द्वारा अनुमोदित होता है? भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, या आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, या कृषि उपज मंडी समिति? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति यानी CCEA। ये जो है FRP को अनुमोदित करती है। CCEA आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। अगला क्वेश्चन है 32, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय? तो ये काम होम मिनिस्ट्री का होता है यानी गृह मंत्रालय का होता है जनगणना करवाना। इसके बाद 33 है चौस और डुआर्स जैसे गिरिपद मैदानों में मौजूद मृदा होती है, कौन सी होती है? तो जलोढ़ मृदा होती है चौस और डुआर्स में। अगला क्वेश्चन है 34, न्यू कैलेडोनिया से स्वतंत्र को अस्वीकार करता है? तो ये है फ्रांस। ये करंट का क्वेश्चन है जो उस टाइम की करंट का होगा। अगला क्वेश्चन है 35, एकजुटता और स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए? एकजुटता और स्थिरता समझौता, तो ये है खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे एकजुटता और स्थिरता समझौते पर। ये है जेनोसाइड नरसंहार शब्द द्वारा गढ़ा गया था, कौन से शब्द द्वारा? तो ये राफेल लेम्किन। क्वेश्चन नंबर 37 है भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूहों में देशों का समूहन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं हम क्षेत्रवाद। और क्वेश्चन नंबर 38 है हॉट परस्यूट और सर्जिकल स्ट्राइक शब्द से संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? कानून प्रवर्तन द्वारा एक आपराधिक संदिग्ध का प्रत्यक्ष पीछा करना, आतंकवादी हमले के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई, ज्वालामुखी गतिविधि के आविर्भाव, या जैव विविधता हॉटस्पॉट? तो ये जो हैं हमारे वो आतंकवादी हमले। अरे सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की थी, क्यों की थी? क्योंकि पहले पाकिस्तान ने हमला किया था, गद्दारी की थी, ठीक है। तो वहीं से आप याद रखिए सर्जिकल स्ट्राइक जो है आतंकवादी हमले के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तकनीकी शिक्षा यानी टेक्निकल नॉलेज और प्रशिक्षण ट्रेनिंग बोर्ड, तो इसकी जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी। एक क्वेश्चन
अगर और पूछूं आपसे तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। डेट बतानी है आपको, बाकायदा मंथ के साथ और ईयर के साथ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपना ये आंसर पिन करिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। बाकी आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा इस क्लास को आपके हिसाब से ढालने की। और मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।